साथियों नमस्कार। आज कई दिनों से इच्छा थी कि साथियों से सीधी वार्ता हुई, काफ़ी लंबे समय हो गया, तो आज क्यों न सीधी वार्ता की जाए। और अभी जैसा कि मैंने लिखा था कि ये समसामयिक मुद्दा भी हैं जिस पे हम सबको चर्चा करनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए कि यार भामू जी आ गए, दिनेश जी आ गए, पोदूराम जी नमस्कार, सांवरमल जी नमस्कार, राजूपुरी जी नमस्कार भाई, धनराज जी, कानाराम जी, भंवर जी, यूसुफ भाई, मुकेश जी, रमेश जी, मनीष जी, सभी भाई लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अपन सब राम राम साहब, सबको राम राम भाई, सबको मेरे बहुत बहुत नमस्कार। हम सब अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और सभी काश्तकार परिवारों से ज़्यादातर लोग हैं। और स्वाभाविक है क्योंकि 80% लोग गाँव में रहते हैं, तो गांव वाले अधिकतर हम काश्तकारी हैं। और अब बरसात होती है, काश्तकारों के लिए नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसके परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज मेरा चर्चा करने का मन था, कई दिनों से मन था, लेकिन मैंने आज सोचा कि आप सब भाई लोगों से इस पे कुछ चर्चा करें, तो हो सकता है कुछ बड़ी घटनाएं होने से बच जाएं और हमारा परिवार बर्बाद होने से भी बच जाए। बरसात कुछ जगह आ गई है, कुछ जगह थोड़े दिनों में आ जाएगी। बुआई जुताई का काम शुरू हो गया है, हल चोटिया आपा कर चुके हैं सब अधिकतर। अब बुआई जुताई शुरू होते ही बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने पैदा होती है। हम देखते हैं कोई खेत की मेड़ को काट देता है, कुछ के खेत में जोतने के लिए रास्ता ही नहीं है, कुछ दादागिरी के बल पे रास्ता कायम कराना चाहते हैं, कुछ दादागिरी के बल पे पाइपलाइनें गाड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सरकारी भूमि पे, चाहे वो गोचर हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे तालाब हो, उसके ऊपर कब्जा करने पे उतारू हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हम इंसान हैं, कोरोना काल को बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से विदाई ले चुके हैं। न कोई कुछ लाया था, न कोई कुछ लेके जाएगा। तो मैं सभी मेरे साथियों से, मेरे मित्रों से ये विनम्र आग्रह भी करूँगा और अनुरोध भी करूँगा कि इस समय में बड़ी संवेदनशीलता का परिचय दें, थोड़ा पैसेंस रखें। अब जैसा कि मैंने बताया, रास्तों को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के, जब खेत की जुताई शुरू होती है तो अड़ोसी पड़ोसी के विवाद होते हैं, क्यों? मानव स्वार्थी प्रकृति का है। वो कहता साहब मेड़ खिसक गई, मैं कहता हूँ अरे मेड़ तो कभी नहीं खिसकती, आपको दोनों को पता है कि मेरी मेड़ कहाँ पर है। लेकिन जो थोड़ा बलवान होता है, ताकतवर होता है, या फिर बिल्कुल कोई बेवकूफ़ होता है, वो अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। मेड़ तो जहाँ थी वहीं रहेगी। अगर कोई आप में विवाद भी है तो आप बैठ करके शांति से उसका निस्तारण कर लें, भलाई इसी में है। कई बार अहम की लड़ाई होती है कि मैं उससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। अरे भाई, मेरे को रास्ता चाहिए, तो मैं आपके हाथ भी जोड़ सकता हूँ, माफ़ी भी मांग सकता हूँ, क्षमा याचना भी कर सकता हूँ। क्या घट रहा है आपका? अगर हमारी आवश्यकता है तो भैया, आवश्यकता तो आविष्कार की जननी होती है, आपको कुछ भी करना पड़ेगा।
तो मेरा दोस्तों से ये आग्रह है कि कोई छोटा मोटा मुद्दा हो सीमा विवाद का, रास्ते का, तो सबसे पहले बैठ कर के प्रेम से। और मैं तो ये जानता हूँ कि अगर किसी ने आके हाथ जोड़ के कह दिया भाई मैं तो आप ही का पड़ोसी हूँ, आप ही का भाई हूँ, आप ही का गांव का निवासी हूँ, आप ही मेरे माई बाप हो, आप मुझे जाने के लिए रास्ता दीजिए। अगर प्रेम के माहौल में ऐसी वार्ता हो तो मेरे हिसाब से कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं इस दुनिया में कि आपको मना कर सके कि आपका खेत नहीं जुते, आप अपने खेत को पानी नहीं दो, आप अपने खेत में नहीं जा सको, या खेत की मेड़ को लेकर के मूंड फड़ाई हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे जो रास्ते के मामले हैं, अब खेत में हर खेत में जाने का रास्ता होता नहीं है। अब रास्ते के बारे में मैं आपको 2-3 बातें अर्ज करना चाहूँगा। अगर आपके खेत में जाने का रास्ता नहीं है, पहले तो क्या है कि लोगों में स्नेह होता था, पड़ोसी में प्रेम होता था, और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन आजकल क्या हर जगह मूंछ की लड़ाई होगी, इसकी तो ऐसी करके दिखाऊंगा, इसका तो ऐसे कर दूंगा। अरे करोगे कौन, क्या करने वाला तो ऊपर वाला है भैया, आप नीति पे रहो, वो सब सही करेगा। तो सब अहम की लड़ाई के अंदर मर रहे हैं। इस अहम को छोड़ दें, मैं को निकाल दें और प्रेम से बैठ करके बात करें। पहले लोगों में प्रेम स्नेह था, खेत के बीच में से जाते थे, कोई नहीं रोकता था। आजकल क्या न जाने क्या समय में परिवर्तन आ गया, लोग दादागिरी करते हैं, खेत के बीच में से रास्ता निकाल लेंगे, खेत के बीच में से खड्डा खोद देंगे और फिर दादागिरी और करेंगे, हाँ जा करना जो कर ले। ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। प्रेम से बैठ के बात करो, हर बात का प्रेम से सुलटारा हो जाता है। और अपनी आवश्यकता है तो थोड़ा नीचे झुक जाना भी चाहिए। मैंने तो ज़िंदगी में जहाँ मेरी कोई ऐसी बात हुई है या मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, भाई सॉरी भाई मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो। क्या आप छोटे हो जाओगे? मैं तो छोटा नहीं हूँ। सच्चाई पे, ईमानदारी पे, सिद्धांतों पे चलो। जहाँ गलती है वहाँ गलती स्वीकार कर लो। तो यही मामला रास्ते में और सीमा में लागू होता है। सीमा के मामले में जितना खेत की दोनों पड़ोसी जानते, कोई नहीं जानता उससे ज़्यादा। मेड कभी नहीं की सकती। मैंने बताया जो ताकतवर होता है वो अपने दम के बल पे दूसरे की ज़मीन की सीम को तोड़ करके उसके घुस जाता है बेचारी जो कमज़ोर आदमी है। ये गलत बात है। अगर आपके कोई विवाद है, बैठ के सुलटा लो। आपको पता है कहाँ है आपकी ज़मीन, कहाँ तक है। क्यों अनावश्यक विवाद पैदा करते हो, क्यों अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करते हो। लड़ाई झगड़े में तो नुकसान ही नुकसान होता है दोस्तों। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में किसी का फ़ायदा होते हुए देखा नहीं। तो रास्ते का और खेत मेड़ का विवाद हो तो बैठ के प्रेम से सटाएं। ये सबसे अच्छा रास्ता है मामले के निस्तारण का। न मामले को निस्तारण करने में कोर्ट में जाओगे तो भी आप बर्बाद होंगे, और लड़ाई झगड़ा करोगे तो पूरे ही बर्बाद होंगे। इसलिए समझदारी का परिचय दें, उसी में जीत होती है। फिर भी आप में आपसी बैठ कर के वार्ता नहीं होती है, समझौता नहीं होता है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। सबसे अच्छा रास्ता है आप सक्षम कोर्ट में जाएं, कोर्ट करेगा फैसला जो भी सही होगा। अनावश्यक लड़ाई न करें। मेरा सबको यही सुझाव है कि सबसे अच्छा रास्ता है आपस में चर्चा करके, सुलह करके, वार्ता करके मामले का अंत करना। प्रेम मत करना, टेंशन नहीं होगी। नहीं तो सुबह उठते डेली एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और करेगा मैं इसको ऐसे कर दूँ, मैं इसको ऐसे कर दूँ। बस क्या ज़िंदगी में इसीलिए इंसान बने, इसीलिए पैदा हुए हैं। अरे प्यार से जियो ज़िंदगी यार। कोरोना में देखा कई अच्छे अच्छे नौजवान, बहुत भले लोग जान गंवा चुके, फिर भी हम कोई सबक नहीं ले पा रहे। इसलिए मेरे सभी काश्तकार बंधुओं से मैं ख़ास तौर से आग्रह करूंगा कि जो अब समय आ रहा है, ये महीना भर बड़ा क्रिटिकल रहेगा। कोई झगड़ा करे, कई लोग बेवकूफ़ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, समझते नहीं हैं या अपने आप में अहम होता है, उनको थोड़ा सा आप साइलेंट रह करके उस समय को निकाल दो। उस समय थोड़ा सा होता है, आधा घंटे का, 10 मिनट का,
कहीं तो 10 सेकंड का होता है। सामने मेड़ को लेकर के विवाद हुआ, आपने गाली निकाल दी, सामने वाले ने उठा के लठ मार दिया, मर गया, 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई। उसकी तो 1 पीढ़ी हुई जो मरा, लेकिन जो लठ मारने वाला है उसकी 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई। क्यों को जो उनके बच्चे बच्ची हैं वो कोई धंधा पानी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सब छोड़ के आएंगे और फिर कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहेंगे। तो एक छोटी सी जुबान के लिए कितना बड़ा पंगा पाल लिया। क्या मिल गया? टेंशन, पैसे खराब। 1 बीघा जमीन, सीमा विवाद में अधिकतर आधा बीघा, 1 बीघा, बिस्वा 2 बिस्वा का मुद्दा होता है। रास्ते में क्या होता है? बिस्वा 2 बिस्वा 5 बिस्वा का मुद्दा होता है, और उसको लेकर के हम लठ लेकर के लड़ते हैं, गोलियां चलती हैं। हम रोज़ देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं। रोज़ आए दिन ज़मीन विवाद को लेकर के झगड़े होते हैं। ज़मीनें तो यहीं रहेगी, लेकिन वो पहुंच गए ऊपर, और जो बच गए वो कोर्ट कचहरी में 3 पीढ़ी तक बर्बाद। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाला जो 1 महीना है वो बहुत खतरनाक रहेगा। थोड़ा संवेदनशीलता का परिचय दें, विनम्रता का परिचय दें, और कोई विवाद होता है तो चुप रहें। अगले वाले से रिक्वेस्ट कर ले, हाथ जोड़ ले, क्या फ़र्क पड़ता है? और इतना करता तो आगे वाला झुक भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी आपका मामला नहीं निपटे तो भैया कोर्ट पड़ा है। सीमा ज्ञान के लिए आप अभी दरखास्त लगा दो तहसीलदार जी की। सीमा तो कभी बदलती नहीं, मैंने बताया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में खुरापात है तो कोई भी एप्लीकेशन तहसीलदार जी के सीमागान की लगा दो, आपका सीमागान हो जाएगा। रास्ते का मामला है तो मैं आपको रास्ते की प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर किसी को रास्ता चाहिए किसी के खेत में से, पहली चीज़ तो कटानी रास्ता है, उसको बंद कर दिया तो आप तहसीलदार की एप्लीकेशन लगा दीजिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में कार्रवाई करके वो हटा देगा, और सज़ा का भी प्रावधान है इसके अंदर, तहसीलदार को पावर है। दूसरा, हर खेत में रास्ता नहीं होता है, लेकिन आपको खेत में जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो आप से खातेदार है तो उसका बंटवारा करा लीजिए। क्यों? बंटवारा कराने पर आपको हर खेत में जाने का रास्ता मिलेगा। ये प्रावधान है कि बंटवारा कराओ जब हर खेत में जाने के लिए आपको रास्ता दिया जाएगा, और वो रास्ता सभी की ज़मीन में से बराबर बराबर हिस्से में होगा। अगर दूसरे के खेत में से आप रास्ता चाह रहे हो, पहले जाते थे, प्रेम व्यवहार था, अब आपने कड़वा बोल दिया और उसने बंद कर दिया, मन मुटाव होगा, आपस में बात नहीं करते हो, तो आप कोर्ट में जाइए, एसडीएम कोर्ट में जाकर के धारा 251A इसमें एप्लीकेशन लगा दीजिए। हालांकि इसमें प्रावधान ये है कि कम से कम वो गिरदावर स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे, और 3 महीने में रास्ता देने का, यहाँ नीचे आपको कोई पाइपलाइन गाड़नी है तो वो करना है, उसका वो एसडीएम कोर्ट 3 महीने में फैसला करें। लेकिन मैंने तो ये देखा कि कोर्ट में जाने के बाद में 3-5 साल तक मामले अटके हुए हैं। कई मामले मैंने एसडीएम रहते हुए सल्टा है, इसलिए मुझे ध्यान में बहुत लंबे समय से लंबी चल रही थी, उन मामलों को मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काफ़ी निस्तारण किया था। और रास्ता खोलना मेरा एक तरह से शौक भी रहा था। मैंने काफ़ी रास्ते जहाँ जहाँ रहा हूँ, मैं चाहे डेगान आ रहा हूँ, डीडवान आ रहा हूँ, बालोतरा रहा हूँ, टोंक रहा हूँ, मालपुरा रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि जगह, रतनगढ़ रहा हूँ, किशनगढ़ रहा हूँ। मैंने सभी जगह, ये जो सबसे बड़ी समस्या है जनता की रास्ते वाली, उस रास्तों को खोलना मेरा एक शौक़ रहा है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकतर मैंने तो मौके की स्थिति को देख करके ऑन दी स्पॉट ही फैसला करके उसको खुलवा दिया, और तभी जनता को राहत मिलती है। बाकी 3 साल तक रास्ता बंद रहे, खेती नहीं जोड़ता, उसके बाद में उसको न्याय मिले, मैं तो समझता हूँ ये कोई न्याय नहीं है। हमारी रेवेन्यू एजेंसी के जो मेरे भाई सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि रास्ते के मामले में तो ऑन दी स्पॉट ही फैसला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दूसरे के खेत में से रास्ता चाहिए तो आप 251 में एसडीएम के यहाँ एक प्रार्थना पत्र लगाएं, और जैसा कि मैंने बताया 3 महीने में उसका निस्तारण करना होता है।
आपको किसी खेत में से पाइपलाइन ले जानी है तो उसके लिए भी आप एसडीएम की एक एप्लीकेशन लगाएं। बेहतर यह है कि आप बैठ करके पहले उस पार्टी से समझौता कर ले, राजीनामे से ले जाए तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन जब मूंछ का सवाल हो तो फिर आप मूंछ में सफल नहीं हो पाओ, तो फिर कानून का सहारा लो। तीसरी चीज अतिक्रमण। अतिक्रमण एक तो ये होता है कि लाठी है, पड़ोसी के खेत में घुस गई, मेड़ तोड़ दी, वो भी अतिक्रमण है। दूसरा, बरसात आके तो देख रहे हैं गोचर तो अपने जैसे कोई अपने बाप की खेती है। शमशान घाट, स्कूल का खेल मैदान, तालाब, अंगूर भूमियाँ, ये सब होती है सार्वजनिक, सारे गांव के लिए, गांव के जानवरों के लिए। स्कूल का मैदान होता है सारे गांव के बच्चों के लिए, चरागाह होता है सारे गांव की गाय चढ़ने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर लोग उन पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा वही करते हैं जो लठ वाले हैं, और जिस प्रशासनिक अधिकारी हाथ में लठ होती है, पावरफुल होता है, वो तो तत्काल सीधी कार्रवाई करके उसको हटा देता है। और अधिकतर जो अपना टाइम पास करते हैं वो आप देखते हो कि ठीक है यार, अपने को 6 महीने रहना, साल भर रहना, 2 साल रहना, टाइम पास करके चले जाते हैं। लेकिन मेरा सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि अतिक्रमण के मामले में गांव वाइज कमेटी बनाए, और चाहे कितना ही प्रभावी आदमी हो, उस कमेटी को पूरा पावर दे दिया जाए कि गोचर के अंदर या तालाब के अंदर या आगोर के अंदर या शमशान या स्कूल मैदान इत्यादि इत्यादि शिवायचक भूमियाँ, उनमें कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा। और अतिक्रमण करता तो कमेटी अपने आप में उसको इतना सक्षम बना दो कि वो खुद ही सीधी कार्रवाई करे, प्रशासन का सहयोग ले। और ग्राम स्तर पे जो कमेटी जितनी इफेक्टिव कार्रवाई कर सकती है, मैं समझता हूँ प्रशासन के पास न इतना टाइम है और न इतनी जल्दी कोई कार्रवाई कर सकेगा, कानूनी दावपेच में फंसे रहेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें गौर करना है। गाय हमारी है, जानवर हमारे हैं, बकरी हमारी है, ऊँट हमारा है, चरागा रहेगा तो उसमें चलेगा, तालाब हमारा है, उसमें पानी पिएगा। और आज हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या से बहुत भयंकर जूझ रहे हैं। उसके पीछे राज क्या है? सारे तालाबों पे हमने कब्जा कर लिया, पानी की जो आवक थी उसको रोक दिया, कहाँ से पानी आएगा? अरे तालाबों को तो गांव वाले मिलकर के खोदना चाहिए, उसकी जो आवक बंद हो गई उसको खोलना चाहिए, ताकि उस तालाब में पानी आएगा तो हमारे हैंडपंप कुओं में भी जल स्तर बढ़ेगा, और जो पेयजल की कम से कम पेयजल की समस्या से तो निजात पाए हम। ये चीज़ें सोचने की हैं, लड़ाई लड़ने की नहीं है। तो मेरा तो सभी भाई लोगों से यही आग्रह है कि सीमा विवाद, रास्ते का विवाद, इनको बैठ कर के निपटाएं। बैठ के नहीं निपटें तो कानून के माध्यम से निपटाएं, लेकिन लठ के बल पे अगर कोई इसको निपटाने का प्रयास करेगा तो खुद ही निपट जाएगा, और उसकी 3 पीढ़ियाँ भी निपट जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि आपने किसी की लठ मार दिया तो सामने वाला तो मर जाएगा, लेकिन आपकी 3 पीढ़ियाँ तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो 3 पीढ़ी तक वो कानून का केस चलता रहेगा, कोर्ट में केस चलता रहेगा, और आपकी 1 बीघा ज़मीन का विवाद को लेकर के आपने उसका मर्डर किया, लेकिन उस केस को लड़ने में 3 पीढ़ी तबाह हो जाएगी, और 1 बीघा ज़मीन की बजाय आपकी 100 बीघा ज़मीन बिक जाएगी। और ऐसे मामलों में कुछ ये नारद मुनि टाइप के लोग होते हैं हर गांव में, हर ढाणी में, उनकी हत्या बिगड़ी हुई है। वो क्या हमेशा पटेलाई करते रहे हैं, और लोगों को, गरीब लोगों को लड़ा के, उल्लू बना के कोर्ट में ले गए, थाने में ले गए, कचहरी में ले गए, और वहाँ जा कर के उनको एक तो पैसे ऐंठ लेते हैं कि वहाँ देना है, इतना पैसा खर्च होगा, उस गरीब को लूट लूट के बर्बाद कर देते हैं। बेवकूफ़ लोग जो नहीं समझते वो उनके चक्कर में आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, वो चटोकड़े होते हैं, जो पटेल बने रहते हैं, कई बीच में दलाल, वो पटेल होते हैं। उनको खाने के लिए जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कचौरी, समोसे ये चाहिए। तो इसके लिए वो रोज़ नए नए को ढूंढते हैं कि किसको लड़ाएं, किसको कोर्ट में ले जाएं, और फिर ये लेके और रसगुल्ले उड़ाएं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोग ज़िंदगी भर लोगों को लड़ाते रहें और लड़ाते रहेंगे,
और उन्हीं में उनका पूरा जीवन खत्म हो गया। उनके आप घर को पीछे से देखिए, कोई परिवार में आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि उनकी सोच ही अच्छी है। भगवान वैसे ही फल देता है। इसलिए साथियों, हाथ छोड़ के एक बार आग्रह, हम काश्तकार हैं, वैसे ही गरीब हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, उसका चौथाई भी अपने पल्ले नहीं पड़ता है। प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, ओले पड़ जाते हैं, बाढ़ तूफान बरसात पाला, तो वैसे ही फसल चौपट हो जाती, कुछ नहीं बचता। और फिर ये इस टाइप के जो नारद मुनि लोग आ जाते हैं, वो लड़ा लड़ा के हमारे को ऋणी बना देते हैं, हम लोगों से उधार ले लेके उनको पैसे देते हैं, और फिर पूरी ज़मीनें बिक जाती है, बच्चे बच्ची बर्बाद हो जाते हैं, और बहुत बुरी हालत हो जाती है परिवार की। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि लड़ाई झगड़े से बचें, सुलह से मामले को निपटाएं, सुलह से नहीं तो कोर्ट और कानून पढ़िए, पुलिस पढ़िए, उनसे निपटाएं। थोड़ा ये लगेगा, वकील साहब की फीस वगैरह तो लगती है, इनसे निपटाएं। और तीसरा मैंने बताया, लट से लेगा तो 3 पीढ़ी बर्बाद। जिसको करनी है कर ले। अरे कोई गाली निकाले, सुन लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, थोड़ी देर बाद में उसी को पछताता होगा, वही सॉरी कहेगा, यार भाई मेरे से गलती होगी। आवेश 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का होता है। अगर 2 में लड़ाई, एक उस आवेश को थोड़ा झेल ले, चुप रह जाए 10 सेकंड के लिए, तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल जाता है। वो कितने लंबे कानून के पचड़े में पड़ेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कितने बर्बाद हो जाएंगे, कितने बच्चे तबाह हो जाएंगे, उससे अपन बच सकते हैं। थोड़ा पैसेंस, इस टाइम पैसेंस रखो। और फिर अगर राजीनामे से नहीं हो तो मैंने बताया, कोर्ट पड़ा, कोर्ट से आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बर्बाद होने से बचें। इसके मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं बालोतरा एसडीएम था, तो ये न्याय आपके द्वार प्रोग्राम चल रहे थे, प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ 7 फाइल मेरे पास एक बार वो रीडर साहब निकाल के लाए मौके पे, खेड़ पंचायत में। तो मैं कहा यार 7 फाइल ये क्या, कि साहब ये एक ही पार्टी की, मैं क्यों, साहब इनके सीमा विवाद का मुद्दा था, और उसके अंदर जो कई केस हो गए इनके। फिर मैंने उनको बुला के पूछा, मगवा यार इतने मामले का आपने इतने केस करके क्यों फालतू में लड़ते हो। तो साहब ये 7 ही, साहब 3 हमारे केस चल रहे हैं। ठीक है, मैं उन फाइलों को लेके मौके पे गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि कुछ नहीं था। वो मेड तो वहीं थी, लेकिन पहले पटवार जी ने मेड इधर निकाल दी, बाद में दूसरी कमेटी बनाई, उन्होंने इधर निकाल दी, मेड तो बीच में थी। लेकिन अब ठीक है, जरी बढ़ गई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जाके उनको समझाया, और जहाँ मेड थी बीच में, वहीं से निकाला। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार तुम्हारा खर्चा कितना हो गया। ऐसा आप दोनों पार्टी का लगभग 10-10 लाख रुपए खर्च हो गए, कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी में, और बीच में दलालों को देने में। तो मैं कहा ज़मीन के भाव क्या, कि साहब 2 लाख रुपये बीघा के, और विवाद था 1 बीघा का, जहाँ रास्ता बीच में से जा रहा था, मेड थी। मैं कहा यार 2 लाख 20 लाख में तो तुम 10 बीघा ज़मीन ले लेते, 1 बीघा ज़मीन के लिए तुमने 10 बीघा ज़मीन खो दी, कितने बेवकूफ़। फिर कहा साहब हमें कोई समझाने वाला ही नहीं है, आप जैसे कोई समझाता तो हम लड़ते ही नहीं, इतने बर्बाद नहीं होते। उनको समझाया, गांव के बहुत सीधे लोग होते हैं, कुछ होते हैं 1-2 आड़ू 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 जो वो बर्बादी होते हैं, समझ जाते हैं, उनको समझा दिया, और वो और ज़्यादा बर्बाद होने से बच गई। मेड निकाल दी, वहीं जैसे भी बुलाई, ये कोई बीच में ये मेड है, और यहाँ से तुम्हारा रास्ता निकाल देता हूँ दोनों का। रास्ता निकल के राजी राजी हो गए, जैसा आपने हमें बचा लिया पूरा बर्बाद होने से। मगर फिर भी बहुत कुछ बर्बाद तो हो चुके हैं। इसलिए मेरे सभी साथियों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि लड़ाई झगड़ा न करें, प्यार से जिए। लव इज़ गॉड, प्रेमी भगवान है। और बरसात आ रही है, हर घर के सामने, अपने खेत में, बाड़े में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, गांव की रोड पे, कम से कम आप प्रत्येक परिवार 5-5 पौधे लगाए, जिसमें कुछ छायादार हो, जैसे नीम वगैरह हैं, अशोक हैं, इस टाइप के, और कुछ फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे हमारे पोषण की आपूर्ति भी हो सके। एक नींबू का ऐसा पेड़ है जो कहीं लगा दो आप, खारे पानी, कड़वे पानी, मीठे पानी में लग जाता है, और नींबू को भी 50 रुपये किलो से कम बिकता भी नहीं है। तो नींबू के हैं, आंवले के हैं, कटहल के हैं, करुंजा के हैं, इस टाइप के पेड़ लगाएं, तो अपन को महंगी सब्जियां आसानी से
मिल जाएगी, अपने घर में मिल जाएगी, खर्चा नहीं करना पड़ेगा और पूरा शरीर को पोषण जो चाहिए, विटामिन सी, ए, बी सब मिल जाएगा। तो इस बात का भी गौर करें, 5-5 पेड़ वर्षा काल में लगाएं और उनका पोषण भी करें। हमारे जैसे मैं अभी करौली में आंगनबाड़ियों में डिप्टी डायरेक्टर हूँ ICDS में। मैंने 103 आंगनबाड़ी में हमारी जो महिला कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा है, उनके सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से 103 आंगनबाड़ी में इतने अच्छे फलदार और छायादार वृक्ष लगाए हैं। और जिसमें 50 पेड़ों की जगह थी वहाँ 50, और जिसमें ज़्यादा की जगह थी तो हमने 150 पेड़ तक एक एक आंगनबाड़ी में लगाए हैं। और इस बरसात के बाद में अगली साल पूरे गांव वाले उसके अंदर कटहल है, आम है, अमरूद है, नींबू है, करूंजा है, ये सब्जियां खाएंगे और छाया में बैठेंगे। तो आप अपने गांव को अगर निरोगी रखना है, खुशहाल रखना है, वृक्ष जरूर लगाएं, उनकी सुरक्षा करें, उनकी पालना करें। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है। और ऐसे अपन 2-4 दिन में कुछ अच्छे मुद्दों पे, आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मेरे सभी भाई विद्वान हैं, कोई मुद्दा लेकर के आए। अपन शाम का 9 बजे का टाइम, एक ऐसा फालतू खाना खा के बैठे रहते, तो ऐसे कुछ बातें करें तो कुछ आपसे हम सीखें, कुछ हम आपसे सीखें। बूंद बूंद में घड़ा बढ़ जाता है, आदमी ज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। हर आदमी अच्छी अच्छी बातें करेगा तो उसके दिमाग में बार बार ये है कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी चाहिए, बैठ करके बात करनी चाहिए, हमें अहम घमंड नहीं करना चाहिए। अरे इंसान है छोटे से यार, कब हार्ट अटैक आके मर जाए, कब एक्सीडेंट होके मर जाए, कब कोरोना से मर जाए, को पता है क्या? काहे का घमंड कर रहे हो फालतू का? रोज टेंशन सारी बीमारियाँ होती रहती है। मैं तो ज़िंदगी में टेंशन पालता है नहीं, मस्त रहता हूँ, सबको अपना भाई समझता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज भी मैं अभी सभी भाई लोगों से जुड़ा, आप लोगों से इतना मुखाबिब हुआ। मोहसिन जी, गोवर्धन जी, आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सुना इसके लिए। और थोड़ा अगर मेरी बातों पे गौर करोगे तो अपन काश्तकार लोग हैं, गरीब हैं, बर्बाद होने से बच जाएंगे। कुछ ही लोग पैसे वाले हैं, तो वो तो है जो, उनको तो भगवान ही देखेगा, लेकिन अपन गरीब बच सकते हैं। आप सबको एक बार मेरा पुनः हाथ जोड़ के नमस्कार और सादर विनम्र अनुरोध कि बरसात आ गई, सीमा विवाद को लेकर, रास्ते को लेकर के लड़े नहीं, बैठ कर के बात करें। शुक्रिया, धन्यवाद।